जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। हम टेंस के बारे में आज पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। आज हम टेंस को पूरा जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार का होता है, टेंस कौन कौन से होते हैं, टेंस के कौन कौन से नियम होते हैं, टेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। आज पूरा डिटेल जानकारी लेंगे। आपसे मेरा ये वादा है कि आज मैं आपको पूरा टेंस सिखा कर ही रहूँगा। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो आइए देखते हैं, जान जाते हैं कि जो टेंस होता है, टेंस को कितने नामों से जाना जाता है, टेंस के और कौन से नाम होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर टेंस, टाइम, काल और समय, ये 4 नाम है हमारे टेंस के। ठीक है। जैसे टेंस होता है तो टेंस को ग्रामर की भाषा में क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। ठीक है ना। और इसको इंग्लिश की भाषा में कहते हैं टाइम कहते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं काल कहते हैं, और इसको हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, समय के नाम से जानते हैं। तो ये जो टेंस जो नाम होता है, ये टेंस नाम जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, ये सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं, उनको आप टेंस कहेंगे तभी वो जान पाएंगे कि हाँ टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर उनको आप कहेंगे हम काल पढ़ने जा रहे हैं, तो उस ससुरा सब जन्म नहीं कहेगा कि ये काल क्या होता है। उनको फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी टॉपिक काल, नई टॉपिक कौन सी काल आ गई, तो वो नहीं जानेगा। तो यानी सीबीएसई बोर्ड वाले जितने होते हैं वो इनको टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और इसको टाइम इंग्लिश में कहते हैं। और ये जो काल होता है, ये काल हिंदी मीडियम वाले जितने होते हैं स्टूडेंट होते हैं, ये इस टेंस को काल के नाम से जानते हैं। आप उनको काल बोलेंगे तो वो थोड़ा समझ जाएंगे, हाँ काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी मीडियम वाले टेंस भी जानते हैं और काल भी जानते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले क्या होते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले, वो क्या करते हैं, ये बस टेंस जानेंगे, उनको काल बताएंगे तो जन्म नहीं करेंगे, वो एक का जानेंगे। लेकिन हिंदी मीडियम वाले बड़ा बड़ा होनहार होते हैं, वो दोनों जानते हैं, काल भी जानेंगे टेंस भी जानते हैं। और देखिए ये इसको समय भी कहा जाता है। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके जो भाई बहन होते हैं उनके घर वाले क्या करते हैं, कई नाम रख देते हैं। यानी घर पर बुलाने के लिए कोई और नाम, स्कूल में नाम लिखवाने के लिए कोई और नाम, जैसे रिश्तेदार कोई आ गया तो उनके सामने नाम बोलने के लिए कोई और नाम, तमाम तरीके के नाम रखते हैं। तो इसी तरीके से ये टेंस होता है। टेंस के भी कई नाम होते हैं, इंग्लिश में कोई और नाम, हिंदी में कोई और नाम, और जगह पर कोई और नाम, ऐसे होता है। लेकिन ये जो नाम होते हैं, ये टेंस के जो चारों नाम है ना, ये चारों नाम हमारे समाज में, हमारे समाज के लोगों के द्वारा अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से उपयोग किया जाता है, और इसका मतलब भी अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। अंतर्मन आप, जैसे आप पूरे होशो हवास में कोई राह चलते हुए व्यक्ति को जाइए और बोल दीजिए कि घबराओ मत तुम्हारा टेंस आ गया है। क्या कहेंगे कि घबराओ मत तुम्हारा टेंस आ गया है। तो व्यक्ति पता है क्या कहेगा, लगता है कि यार ये नशा कर दिया, पागल वोल तो नहीं ना हो गया है, ये क्या कह रहा है कि घबराओ मत तुम्हारा टेंस आ गया है। लगता है सस्ता वाला नशा कोई किया है, उसीलिए पागल की तरह कुछ कह रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। तो कुछ उसका रिएक्शन ही नहीं आएगा। आप बिल्कुल होशो हवास में, फिर भी आपको क्या कहेगा, आपको पागल घोषित कर देगा, नशेड़ी घोषित कर देगा ऐसे। लेकिन वही पर कह दीजिए कि घबराओ मत तुम्हारा टाइम आ गया है, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा सोचेगा, पॉजिटिव भी सोचेगा कि नेगेटिव भी सोचेगा, कहेगा ये क्या कर रहा है, घबराओ मत तुम्हारा टाइम आ गया है। टाइम क्या होता है, ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो ऐसे सोचने लगेगा। और वहीं पर आप एक आध पैक लगा कर, यानी पूरा सस्ता वाला नशा करके एकदम नशे में होकर जाइए और उसी व्यक्ति से कह दीजिए कि घबराओ मत तुम्हारा काल आ गया है। तो फिर देखिए ससुरा का रिएक्शन तुरंत रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तुरंत समझ जाएगा, अरे ये हमके मारने के लिए कह रहा है, काल आ जाएगा। रुक अब तुमको बताते हैं कि किसका काल आ गया है। तुरंत कालर सारा पकड़ के वहीं पर मार धाड़ चालू हो जाएगी। कहेंगे अब तुम्हारा सारा नशा उतार देते हैं। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बिल्कुल होशो हवास में थे, लेकिन कहेंगे घबराओ मत तुम्हारा टेंस आ गया है, तो वो आपको वहाँ पर वो पागल बना दिया। लेकिन यहाँ पर आप नशा के हालत में गए, यानी आप बेसुध होकर गए और उसको कहें कि घबराओ मत तुम्हारा काल आ गया है, तो उसका रिएक्शन देखे तुरंत चेंज हो गया। तो ये क्या हो गया, ये इसका प्रयोग क्या किया जाता है, काल का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है लोगों को धमकाने के लिए, मारने के लिए किया जाता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं, आप इसके बारे में जान गए, तो आप यूँ करके निकल लीजिए। कोनो व्यक्ति को जैसे किसी व्यक्ति को धमकी देना है तो कह के निकल लीजिए, घबराओ मत तुम्हारा टेंस आ गया है। आप तो कह कर निकल गए, उस अक्षर समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो टेंस तो पढ़ा ही नहीं है, वो हमारा वीडियो देखा ही नहीं कि टेंस का मतलब यही होता है। तो अब देखिए
ये जो समय होता है, समय का प्रयोग अक्सर वहाँ पर लोग करते हैं जैसे किसी को औकात दिखानी हो, उस तो क्या कहते हैं कि वहाँ पर समय का प्रयोग कराए जाते हैं। जैसे क्लास में कोई स्टूडेंट होता है बहुत कम पढ़ने में कमज़ोर होता है, गधा होता है, तो उसको टीचर क्या कहते हैं कि बबुआ ध्यान से पढ़ ला, दिमाग लगा के पढ़ ला, नहीं तो एक दिन ऐसा तो समय आई कि तू गोबर फेंकबा। तो क्या कहते हैं, एक दिन ऐसा तो समय आई, यानी आपका ऐसा समय आएगा तो वहाँ गोबर फेंकेंगे। तो वहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि बबुआ दिमाग दिमाग लगा के पढ़ ला, ध्यान से पढ़ ला, नहीं तो एक दिन तुम्हारा ऐसा टेंस आई कि तुम गोबर फेंकबा। ऐसे नहीं कहते हैं, या ऐसा नहीं कहेंगे तुम्हारा एक दिन ऐसा काल आएगा कि तुम गोबर फेंकोगे। यहाँ का प्रयोग करेंगे कि तुम्हारा एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम गोबर फेंकोगे। यहाँ समय का प्रयोग करेंगे या तो टाइम का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नाम तो सभी एक ही है, मतलब ही एक ही निकल रहा है, लेकिन इसका उपयोग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से किया जा रहा है और मतलब ही अलग निकाला जा रहा है। तो ये आप इसकी ये हो गया टेंस का नाम। अब हम देखते हैं कि जो हमारा टेंस होता है, टेंस किसे कहते हैं। टेंस उसे कहते हैं जो हमारे टाइम को दिखाए और क्या कर रहे वर्क को दिखाए, यानी हमारे टाइम और वर्क को दिखाता है, उसे टेंस कहते हैं। यानी टेंस में एक वर्क हो, एक टाइम हो जाएगा और एक हो जाएगा वर्क। अब देखिए, अब ये टाइम क्या होता है और वर्क क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, ये जो टाइम होता है, आपने आपने जो भी पढ़े पढ़ा है कि टाइम 3 प्रकार के होते हैं, ये टेंस होता है, 3 होता है, प्रेजेंट होता है, पास्ट, फ्यूचर, ये सब भूलिए। आज बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, बिना रटे आज आपको पढ़ना है, ठीक है। ये मेरा आपसे वादा मैंने किया कि आपको बिना रटे पूरा टेंस याद करा दूंगा। तो आज आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है। देखिए, ये जो टाइम होता है कितने प्रकार का हो सकता है, आप दिमाग लगाइए, आप दिमाग लगाइए कि जो टाइम कितने प्रकार का हो सकता है। एक टाइम तो वो होता है जो चलता रहता है, ठीक है ना, एक टाइम वो चलता रहता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो ये टाइम क्या है, ये चल रहा है। तो इस ये चलते हुए टाइम को आप क्या नाम दे सकते हैं, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, बताइए कि इस टाइम को आप क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हाँ, इसको कर सकते हैं आप वर्तमान काल। क्या कर सकते हैं, वर्तमान काल, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे वर्तमान काल और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे प्रेजेंट टेंस। क्या कहेंगे, प्रेजेंट टेंस। यानी हिंदी मीडियम वाले इसको कहते हैं वर्तमान काल और इंग्लिश मीडियम वाले इसको कहते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले कहते हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या इसके वर्तमान काल के बाद कोई और काल होता है क्या। ये जो वर्तमान काल चल रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या ये लगातार चलता ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये लगातार चलता रहेगा। ये काम खत्म भी हो जाएगा, वर्तमान काल अभी चल रहा है तो खत्म भी हो जाएगा। मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरा पढ़ा भी दूंगा, आप पूरा टेंस जान भी जाओगे, हो जाएगा कि नहीं। तो जो ये वर्तमान काल जब बीत जाएगा तो इसको आप क्या कर सकते हैं, बताइए, दिमाग लगाइए और बताइए कि इसको आप क्या कर सकते हैं। जो टाइम बीत जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, हाँ जी, भूतकाल कहेंगे। क्या कहेंगे, भूतकाल। तो इसको कहेंगे भूत काल। यानी ये वर्तमान काल अभी चल रहा था, यही जब वर्तमान काल बीत गया तो क्या हो गया, ये भूत बन गया। जैसे आपने कभी सुना है ना कि कोई व्यक्ति रहता है, अभी जीवित है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो लोग क्या कहते हैं कि फलाना मर गई, अब वो भूत बन गया। क्या हो गया, फलाना अभी वर्तमान काल में तो अभी जीवित था ना, अभी जी रहा था, चल रहा था, अपने जीवन को जी रहा था, और जैसे ही उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु हो गई तो क्या हो गया, वो भूत बन गया, यानी उसका वर्तमान से काम खत्म हो गया, ठीक है ना। और वो भूत में जाने लगा, यानी वो पास्ट में जाने लगा। तो इसको भूतकाल को क्या इंग्लिश में कहेंगे, पास्ट टेंस। क्या कहेंगे, पास्ट टेंस, ठीक है ना। यानी ये यही वर्तमान काल जब बीत जाता है इसको कहते हैं भूतकाल और इंग्लिश में पास्ट टेंस। तो आपने गांव में कभी कभी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि फलाने वाली पुलिया पर 12 बजे जाओगे तो वहाँ तुमको भूत मिलेगा, फलाने पीपल के पेड़ के नीचे जाओगे तो वहाँ पर तुमको भूत मिलेगा, भूत ऐसा होता है वैसा होता है। बबुआ, भूत कुछ भी नहीं होता है, कहीं भी भूत नहीं होता है, यही बस वर्तमान काल बेचारा बीत जाता है, ये क्या बन जाता है, भूत बन जाता है। तो भूत तो नहीं होते हैं, भूत के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है ना। अब देखिए, ये हो गया भूतकाल। अब देखिए, अब आप वर्तमान काल, भूतकाल, इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के बाद और कोई टेंस होता है क्या, और कोई काल होता है क्या। हाँ जी, एक टेंस और होता है जिसके बारे में हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। तो जो जिसके बारे में हम प्लानिंग करते हैं तो आप उसको क्या नाम दे सकते हैं, दिमाग लगाइए। जिसके बारे में आप प्लानिंग करें कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, तो वो प्लान बनाते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको क्या नाम देंगे। हाँ जी, उसको कहेंगे भविष्य काल। जिसके बारे में हम प्लानिंग बनाते हैं तो उसको कहते हैं भविष्य
काल। और इसको इंग्लिश मीडियम वाले यानी सीबीएसई बोर्ड वाले क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फ्यूचर टेंस। जैसे आपने कभी क्लास में कोई लड़की है, कोई लड़का से अगर एक पेन मांग दे तो फिर लड़के का रिएक्शन देखिए, लड़के के मन में इतना रिएक्शन, इतना लड्डू फूटेगा, इतना लड्डू फूटेगा कि उसका कोई आप अनुमान ही नहीं लगा सकते हैं। जैसे कोई कभी भैया एक थोड़ा पेन दे दिया, आज मैं पेन नहीं लाई हूँ, तो फिर लड़के का रिएक्शन देखिए, तो कहेगा ओह कोई ना कोई बात तो जरूर है, जो लड़की हमसे ही पेन मांग रही है, यहाँ पर तो इतने सारे लोग बैठे हैं उनसे क्यों नहीं मांगी, कोई ना कोई बात तो जरूर है। तो फिर लड़का पूरा क्या करेगा, ओह हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे होंगे, हम बच्चे को पढ़ाकर ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये कराएंगे, ये कराएंगे। यानी क्या होगा, लड़की मात्र एक पेन क्या मांग ली, लड़का पूरा उसके अपने बच्चों तक पूरा सोचने लगता है। तो ये क्या करता है, आप ये जो कल्पना करते हैं, अपना जो ये प्रोग्रामिंग बनाते हैं, अपने फ्यूचर की प्रोग्रामिंग बनाते हैं, कब करते हैं, यह भविष्य काल में करते हैं। कब करते हैं, भविष्य काल में। आप तो वर्तमान में कर नहीं सकते, पास्ट में तो कर नहीं सकते, पास्ट तो बेचारा बीत जाता है, उसमें कर ही नहीं पाएंगे। तो और किस में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। जब फ्यूचर आएगा तो हम ये करेंगे। तो लड़की सब लोग होशियार रहा करो, लड़कों से पेन वेन मत मांग कर, लड़का बड़ा होशियार होते हैं, आपको फंसा लेते हैं। अब सोचिए कि क्या इन तीनों के बाद और कोई काल होता है क्या, और कोई समय होता है क्या, और कोई टेंस होता है क्या, नहीं ना होता है, ये तीन ही होता है। हाँ जी, ये तीन ही होते हैं, इसके बाद और कोई टेंस नहीं होता है। अब ये हो गया हमारा टाइम। अब तो हमने जान लिया कि अपने टाइम के बारे में, कि हमारा जो टाइम होता है ये कितने प्रकार का होता है। टाइम हमारा 3 प्रकार का हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा जो वर्क होता है यानी कार्य होता है ये कितने प्रकार का होता है। अब देखते हैं, जैसे जैसे वर्क आप सोचिए कि आप कितने प्रकार का हो सकता है। एक तो वर्क वो होता है जो क्या रहता है, लगातार चलता रहता है, लगातार चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। तो ऐसे वर्क को आप क्या कह सकते हैं, जैसे बताइए, ऐसे वर्क को आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसे वो कहेंगे आप जो कंटिन्यू चल रहा है, जो लगातार चल रहा है, तो ऐसे लगातार वर्क चलने को कहेंगे कंटिन्यू। क्या कहेंगे, वो कंटिन्यू है, यानी कंटिन्यूअस। जैसे आपने कंटिन्यू का मतलब मैं काम कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये काम क्या कर रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ये रुका हुआ नहीं है। जैसे गांव में कोई व्यक्ति होता है ना, जो बहुत काम करता है, बहुत काम करता है, दिन भर काम करता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, दिखाओ फलानवा के तन को थकइयो ना बोले, दिन भर काम करते रहे, जब देखा तब लगातार काम करता रहता है, तो उसको क्या कहेंगे, वो कंटिन्यू कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है, वो चलते चला जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे को क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। एक काम तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, ये जो कंटिन्यू जो काम चल रहा है, क्या ये लगातार चलता ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि जो काम स्टार्ट हो गया चलने लगा है वो चलता ही रहेगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाता ही रहूँगा, एक टाइम ऐसा भी आएगा जो ये काम पूरा भी हो जाएगा। तो ऐसे जो काम पूरा हो जाएगा तो उसको आप क्या कहेंगे, परफेक्ट, पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आपने कहते हैं ना, जैसे आप कहते हैं ना कि देखो जी, आपने जो हमें काम सौंपा था मैंने उसको पूरा कर लिया, तो ऐसे काम को क्या कर दिया, हमने पूरा कर लिया। तो पूरा जो काम हो जाता है उसको क्या कहेंगे, परफेक्ट कर लिया हमने। तो दूसरा जो हमारा काम होता है वो होता है परफेक्ट। तो हमारे पास हो गए दो काम, एक तो हो गया कॉन्टिन्यूअस और एक हो गया परफेक्ट टेंस। अब देखिए, अब आगे जानते हैं कि अब कौन से काम होते हैं। देखिए, एक काम तो होता है वो जो कंटिन्यू भी होता है, अब क्या होता है, और परफेक्ट भी होता है। तो ऐसे काम को क्या कहेंगे आप। अब यहाँ पर आप परफेक्ट से पूरा से मत समझिए। अब इसमें जो तीसरा का हमारा जो काम रहेगा, परफेक्ट का मतलब उसमें रहेगा, तो उसमें टाइम दिया रहेगा, यानी कोई टाइम दिया रहेगा, उस टाइम से काम कंटिन्यू चल रहा है। तो जैसे मैं आपका 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपको 1 घंटे से टेंस पढ़ा रहा हूँ, आप 1 घंटे से टेंस पढ़ रहे हो, तो ये क्या हो गया, काम 1 घंटे से क्या रहा है, चल रहा है। तो इसको कहेंगे परफेक्ट। ऐसे काम को हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, अब हमारे पास ये 3 काम हो गए। अब दिमाग लगाइए कि अब इसके बाद और कोई कार्य होता है क्या। हाँ जी, एक और कार्य होता है, एक और कार्य होता है जिसके बारे में हमें तो पता ही नहीं होता कि वो कंटिन्यू है कि परफेक्ट है कि वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ये हमें पता ही नहीं चलता है कि वो कब से चल रहा है, वो पूरा हो गया है कि वो कब से चल रहा है, ये हमें पता ही नहीं होता है। बस हमें ये पता होता है कि वो होता है, बस यही पता होता है। तो ऐसे काम को आप क्या कर सकते हैं, दिमाग लगाइए। ऐसे जो आपको निश्चित नहीं हो, तो ऐसे कार्य को आप क्या कर सकते हैं, अनिश्चित, यानी हमें निश्चित ही ना हो। इंग्लिश में इसको कहेंगे इनडेफिनिट।
ये क्या हो गया, इंडेफिनिट। जैसे आपने कभी सुना है ना, तो स्कूल कॉलेज में क्या होता है, लड़कों में क्या होता है, मार हो जाती है लड़कियों के चक्कर में क्या होते हैं, लड़का सब मार कर लेते हैं। तो लड़का क्या कहता है कि बेटा आज तू गेट के भरे निकल के देखा, आज तुमको पक्का मारेंगे, है ना, यानी डेफिनेटली तुमको मारेंगे। तो क्या हो गया, वो निश्चित हमें पता है कि आज तुमको मारेंगे, तो हम मारेंगे, डेफिनेटली मारेंगे, तो हमें उस चीज़ को निश्चित पता है। लेकिन इसमें जो कार्य है हमें पता नहीं है कि वो हम निश्चित है या नहीं है, वो काम चल रहा है कि पूरा हो गया है कि कब से चल रहा है, ये हमें पता ही नहीं है। बस ये पता है कि होता है। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाता हूँ तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि काम पढ़ाने का पूरा हो गया है, कि कब से चल रहा, ये चल रहा है कि कब से चल रहा है, ये हमें पता नहीं है। बस ये पता है कि काम होता है, ठीक है ना। आप लड़कों को देखते हो, आप खेलते हो, आप खाना खाते हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें टाइम का हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो चल रहा है कि पूरा हो गया है कि कब से चल रहा है। बस हमें ये पता है कि होता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास 4 वर्क, ठीक है ना। ये कॉन्टिन्यूस हो गया, फिर परफेक्ट हो गया, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और एक हो गया इनडेफिनिट। अब इसको हम थोड़ा उलट फेर कर देंगे, जो सिमिलर तरीके से होता है, जैसे आप पढ़ते आए हैं, उलट फेर कर देंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, इनडेफिनिट। फिर आपने दूसरा पढ़ा है कॉन्टिन्यूअस, फिर तीसरा आपने पढ़ा है परफेक्ट टेंस, फिर आपने चौथा पढ़ा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको कुछ याद आया, आप क्या, अब कुछ याद आया कि हाँ हाँ जी हमने यही पढ़ा है। हाँ जी, कुछ नहीं था, यही था, यही तो टाइम था, यही वर्क था, जो आप बस उलट फेर करके पढ़ रहे थे। तो ये हो गया हमारा टाइम और वर्क। अभी मैंने आपको टाइम और वर्क के बारे में बताया कि हमारे पास जो टाइम निकला था वो 3 प्रकार का था, एक प्रेजेंट था, एक पास्ट था, और एक फ्यूचर था। और जो वर्क बताया हमने, वर्क हमारे पास 4 थे। वो 4 कौन कौन से थे, एक इनडेफिनिट था, एक कॉन्टिन्यूअस था, एक परफेक्ट था, और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। तो वो ऐसे हो जाएगा। देखिए ये जो 4 वर्क है, ये चारों काम क्या है, तीनों में चलेंगे, यानी तीनों टाइम में चलेंगे, प्रेजेंट में भी चलेगा, पास्ट में भी चलेगा, और फ्यूचर में भी चलेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और तीसरा हो जाएगा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सेम चीज पास्ट में भी होगा, सेम चीज फ्यूचर में भी होगा। अब वही हम लिख लेते हैं यहाँ पर भी, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सेम वर्क फ्यूचर में भी हो जाएगा। अब इसको भी यहाँ पर लिख देते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हो गया हमारे 4 तरीके से सेंटेंस, यानी इंडेफिनिट टेंस में हमारे 4 तरीके से सेंटेंस बोला जाता है। एक पहला सिंपल सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं, और एक बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस, और एक होता है इंट्रोगेटिव, और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। यानी ये जो चारों वाक्य बोले जाते हैं, ये जो चारों सेंटेंस इंडेफिनिट में भी बोले जाएंगे, कॉन्टिन्यूस में भी बोले जाएंगे, परफेक्ट में भी बोले जाएंगे, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी बोले जाएंगे। इसी तरीके से पास्ट में भी हो जाएगा और फ्यूचर में भी हो जाएगा। तो अब हमने टेंस के पूरे टाइम और वर्क को पूरे डिटेल से जान लिया। अब इसके आगे देखते हैं। अब टेंस के अगले नियम को जानने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है, अब कहानी को ध्यान से जरूर सुनिएगा, तभी आपको टेंस के अगले नियम को समझ में आएगा। आइए आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हम लोगों की ड्यूटी ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगाई गई और ट्रेनिंग के लिए हम लोग के कॉलेज से
4 बैच गई थी। एक बीएससी नर्सिंग था, एक जीएनएम था, एक एएनएम था और एक था पैरामेडिकल। यानी 4 बैचों की ट्रेनिंग एक ही साथ लगा दी गई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो वहाँ के सीएमओ ने कहा कि देखिए जी, हमारे हॉस्पिटल में तो 2 कॉलेज के और स्टूडेंट हैं, तो और एक आपके भी आ गए, तो हमारे कॉलेज में कितने, हमारे हॉस्पिटल में कितने होंगे? 3 हो गए। कुल स्टूडेंट 3 कॉलेज के हो गए, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि 3 कॉलेज के जब स्टूडेंट हो जाएंगे तो हमें पहचानने में बहुत दिक्कत होती है कि आपके कॉलेज का कौन सा स्टूडेंट है, उनके कॉलेज का कौन सा स्टूडेंट है, उनके कॉलेज का कौन सा स्टूडेंट है, तो हमें पहचानने में दिक्कत होगी। तो आप लोग ऐसा करिए कि आप लोग क्या करिए, हमारे पहले कॉलेज से बोला गया, देखिए आप लोग ऐसा करिए कि आप अपने सारे स्टूडेंटों को क्या करिए, एक ड्रेस कोड दे दीजिए, जिससे आपके स्टूडेंटों को हम ड्रेस कोड से पहचान जाएं। तो क्या करिए, आप लोग अपने स्टूडेंट को रेड कलर का ड्रेस कोड दे दीजिए। कैसा? रेड कलर का। अब हमारी चिंता खत्म हो जाएगी। अब तो हमें आपके स्टूडेंट को पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। हम तो आपका स्टूडेंट अब कहीं भी जाएगा तो हम रेड कलर देखेंगे, तुरंत पहचान जाएंगे कि 1 नंबर के कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अब दूसरे वाले कॉलेज के टीचर से बोला गया, देखिए जी, आप लोग ऐसा क्या करिए, आप लोग अपने कॉलेज के स्टूडेंटों को क्या करिए, ब्लू कलर का ड्रेस कोड दे दीजिए। कैसा दे दीजिए? ब्लू कलर का। अब हम क्या करेंगे, ब्लू कलर देखे तुरंत जान गए कि दूसरे नंबर के कॉलेज के स्टूडेंट हैं। अब तीसरे नंबर के स्टूडेंट से बोला गया, उनके टीचर से बोला गया, देखिए जी, आप लोग कुछ मत करिए, आप लोग भी क्या करिए, देखिए 2 कॉलेज के टीचरों ने अपने स्टूडेंटों को कलर कोड दे दिया है, आप लोग ही अपने स्टूडेंटों को कलर कोड कोई ड्रेस दे दीजिए। तो आप लोग क्या करिए, आप अपने स्कूल वालों को, बच्चों को ग्रीन कलर का दे दीजिए। कैसा दे दीजिए? ग्रीन कलर का। अब तो हम फिक्र ही हमारी ख़त्म हो जाएगी। हम रेड कलर देखे तुरंत पहचान गए कि पहले कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ब्लू कलर देखें तुरंत जान जाएंगे दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं। ग्रीन कलर देखें तुरंत जान जाएंगे कि तीसरे कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो ठीक दोस्तों, इसी तरीके से हमको 10th में भी क्या करना है, एक को रेड कलर पहनाना है, एक को ब्लू कलर पहनाना है और एक को क्या करना है, ग्रीन कलर पहनाना है। और हम ये ड्रेस कोड देखकर ही क्या करेंगे, पहचान जाएंगे कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे हमने कॉलेज के स्टूडेंटों को ड्रेस कोड दिया था, वैसे हमें क्या करना है, टेंस में भी क्या करना है, अन्य टेंसों को, अलग अलग टेंसों को क्या करना है, एक ड्रेस कोड देना है। हम प्रेजेंट वालों से कहते हैं कि भैया देखिए, आप कुछ मत करिए, आप क्या करिए, अपने आपके जितने भी टेंस हैं, टेंस में जितने टाइम है, उनको क्या करिए, एक ड्रेस कोड दे दीजिए। यानी इंडेफिनिट वाला जो था, आप करिए इंडेफिनिट को दे दीजिए डू और डज। यानी हमने डू डज देखा तुरंत तो पहचान गए इंडेफिनिट टेंस है। फिर कॉन्टिन्यूस वाला जो है, इसको बना दीजिए इज एम आर, इज एम आर। और देखिए परफेक्ट वाला जो है, उसको बना दीजिए हैज हैव, हैज हैव। और देखिए जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला है, उसको बना दीजिए हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। इसी तरीके से हमें पास्ट में भी करना है। अब क्या करना है, पास्ट में यहाँ पर डू डज था इंडेफिनिट में, तो इंडेफिनिट वालों को पास्ट में हमने क्या कर दिया, तो भैया आप कुछ मत करो, ये वाला एक ड्रेस कोड ले लो, डिड वाला। तो हमने डिड देखा तुरंत पहचान जाए कि ये तो इंडेफिनिट है, पास्ट वाला इंडेफिनिट है। अब कॉन्टिन्यूस में क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस में क्या था, इज एम आर में था कॉन्टिन्यूअस, तो इसमें क्या करेंगे, पास्ट में हम कर देंगे वाज और वर। ठीक है। अब देखिए परफेक्ट में क्या करेंगे, अब देखिए परफेक्ट में क्या करेंगे, परफेक्ट में इसमें है हैज और हैव, तो परफेक्ट में हम करेंगे ओनली हैड। देखिए अब इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है, प्रेजेंट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन और हैव बीन, तो अब इसमें कर देंगे हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे हैड बीन, बस इनमें हैड बीन होता है। अब देखिए इसी तरीके से हमने क्या करना है, फ्यूचर को भी करना है कि देखिए फ्यूचर भैया आप कुछ मत करिए, आपने जैसे इन दोनों लोगों ने अपने ड्रेस कोड दे दिया, आपने भी, आप भी करिए, आपने जितने भी टाइम है, जितने भी टेंस हैं, उनको भी एक ड्रेस कोड बना दीजिए। तो इसने भी क्या किया, इंडेफिनिट वाला, फ्यूचर वाला जो किया, अपने इंडेफिनिट को क्या कर दिया, विल और शैल।
कि एक ड्रेस कोड दे दिए, यानी हमने विल और सेल देखा, तुरंत पहचान गए ये तो फ्यूचर का इंडेफिनिट है। और कॉन्टिन्यूस ने क्या किया, कॉन्टिन्यूस को ये बोला कि भैया तू देखो कुछ मत करो, अब ये अपना एक ड्रेस कोड ले लो, विल बी और सेल बी। हमने विल बी सेल बी देखा, तुरंत पहचान गए ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। भैया देखो आप कुछ मत करो, ये वाला ड्रेस कोड पहन लो, विल हैव वाला पहन लो और शैल हैव वाला। अब फ्यूचर वाले परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का देखो भैया आप भी सारे लोग ड्रेस कोड ले रहे हैं, आप भी ड्रेस कोड एक ले लीजिए। तो इसने कहा देखिए आप ले लीजिए विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और हमें टेंस को तो पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हमने टेंस को तो पहचान दे दिया है। अब हम यहाँ देखेंगे डू डज, तुरंत पहचान जाएंगे ये तो इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। और डिड देखा तुरंत जान जाएंगे ये तो पास्ट का इंडेफिनिट है। और विल और शैल देखें तुरंत ये जान गए ये तो फ्यूचर का इंडेफिनिट है। अब कॉन्टिन्यूस को कैसे जानेंगे, इज एम आर जहाँ देखें वहाँ तुरंत जान गए ये तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और वाज वर जहाँ देखें ये तो जान गए पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। और विल बी और शैल बी देखें ये तो फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस टेंस है। और परफेक्ट टेंस की कैसे पहचान करेंगे, हैज और हैव जहाँ देखेंगे वहाँ तुरंत पहचान जाएंगे ये तो प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट टेंस है। और ये जो हैड देखेंगे तुरंत जान जाएंगे ये तो पास्ट टेंस का परफेक्ट टेंस है। और विल हैव और शैल हैव देखेंगे ये तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का देखेंगे तो हैज बीन और हैव बीन। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का देखेंगे तो हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का देखेंगे तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन। अब तो हमने टेंसेस के पहचान जान गए कि टेंस को कैसे पहचाना जाता है। अब आगे देखते हैं, अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसको कैसे पहचानते हैं, उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, उसकी क्या पहचान होती है, आइए सब देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम देखते हैं सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी पहचान जान जाते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा ना कि जो बारात वरात आती है तो गांव वाले क्या करते हैं, बाराती वाले क्या करते हैं, घराती वाले को बता देते हैं देखिए भैया हमारी जो बारात है, हमारी बारात की क्या पहचान है, हम कैसे आप पहचानेंगे मेरी ही बारात है, ठीक है ना। हमारी बारात में क्या रहेगा, डीजे रहेगा, ऑर्केस्ट्रा रहेगा, घोड़ा रहेगा, गाड़ी रहेगी, रथ रहेगा, सारी पहचान बता देते हैं कि देखिए हम बारात लेकर आएंगे आपके घर, इन सब सारी व्यवस्थाओं के साथ आएंगे, ठीक है ना। तो घराती वाले क्या करते हैं, देखकर पहचान जाते हैं कि देखो भैया सबसे पहले देखो कि उससे जो कहा है वो चीज़ उसके बारात में है कि नहीं, घोड़ा है कि नहीं, कि गाड़ी है कि नहीं, और डीजे है कि नहीं, रथ है कि नहीं, जो बताया वो सब है ना चीज़, तभी जब देख लेते हैं कि हाँ सब चीज़ है तो कहते हैं हाँ हाँ यही मेरी बारात है। तो अगर वो नहीं रहता है, ना घोड़ा रहता है, ना गाड़ी रहता है, ना डीजे रहता है, क्या कहता है अरे ये तो दूसरे की बारात आ गई, भगा भगा जल्दी भगा, ये नहीं तो आएगा सब हमारे द्वारे बैठ के हमारा सब खा के खत्म कर देगा, हमारी बारातें आके तो क्या खाएंगे। तो क्या करता है, इसी पहचान बताता है। तो ठीक उसी तरीके से क्या होता है कि हमारा जो इंडेफिनिट टेंस होता है, इंडेफिनिट टेंस की भी पहचान होती है। तो उसको कैसे पहचानेंगे, सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचाना जाएगा। देखिए तो वाक्य के अंत में क्या आता है, जो सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस, उसके अंत में आएगा ता ती ते के साथ क्या आएगा, है हूँ हो आता है, ठीक है ना। और इसमें क्या एक और क्या पहचान होती है, इसकी एक और पहचान होती है कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसमें बताते हैं हम अपनी शेड्यूल बताते हैं, अपनी आदत को बताएंगे, अपनी डेली रूटीन को बताएंगे, और जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जितने भी शाश्वत सत्य हैं उसको बताते हैं। तो जितने भी ये सब आएंगे वो क्या आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहेंगे। आइए सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब इसको हम पहचानेंगे, ये पहचान कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है या कोई और है। तो इसकी पहचान क्या है, ता ती ते। अब इसके अंत में आ रहा है कि नहीं, ता हूँ, हाँ जी ता हूँ आ रहा है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। ये तो पहचान तो हो गई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि आपने कभी कभी सुना होगा कि देखिए भैया हमारे घर जो मेहमान आता है हम उसकी क्या करते हैं, स्वागत
एक स्वागत करने का हमारा एक तरीका है, ठीक है ना। हमने नियम बना रखे हैं कि जो भी आएगा व्यक्ति, जो जिस तरीके का रहेगा उसका उस तरीके से स्वागत किया जाएगा। यानी जो सिंपल रहेगा उसका सिंपल तरीके से स्वागत किया जाएगा, जो खास मेहमान रहेगा उसको खास तरीके से स्वागत किया जाएगा, जो अलग टाइप का रहेगा उसको अलग टाइप से स्वागत किया जाएगा, ठीक है ना। तो वो नियम बनाए रहते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से ये इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंपल इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। तो इसको क्या करता है, स्वागत करने के लिए, यानी इसको ट्रांसलेट करने के लिए ये इंडेफिनिट टेंस वालों ने, सिंपल सेंटेंस वालों ने एक नियम बनाया है। जितने भी सिंपल सेंटेंस रहेंगे उनको इसी तरीके से ट्रांसलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर मेन वर्ब लिखी जाएगी। मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब में एस और ईएस का प्रयोग किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस यूटीसी। अब आप सोचते होंगे कि ये एस और ईएस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, आइए उसको मैं एक उदाहरण के बताता हूँ। एस और ईएस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ये देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आप सोचते होंगे कि ये क्या, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये क्या होता है, आपको बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई, यानी फर्स्ट पर्सन कौन, पहला व्यक्ति कौन, जो मैं, यानी जो कहता है, जो बातों को कहता है वो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन यानी पहला व्यक्ति। और सेकंड पर्सन कौन होता है, जो पहले व्यक्ति की बातों को सुनता है, यानी जो पहला व्यक्ति कहेगा कौन सुनेगा, दूसरा व्यक्ति सुनेगा, ठीक है ना। तो दूसरा जो व्यक्ति सुनेगा फर्स्ट पर्सन की, इन पहले व्यक्ति की, वो हो जाएगा सेकंड पर्सन यानी दूसरा व्यक्ति। और थर्ड पर्सन कौन हो जाएगा, इन दोनों की बातों को सुनने वाला जो व्यक्ति रहेगा वो थर्ड पर्सन रहेगा। ही, सी, इट, नेम और कोई भी नाम हो सकता है और सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए, इसको एक उदाहरण के तौर पर आपको बता देते हैं। जैसे एक लड़की है ना, एक लड़की है, अपने पहलका वाला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के छोड़ करके किसी दूसरे से फंस गई है ना, तो वो दूसरे से बतिया रही है। तो पहलका वाला क्या करता है, दिन भर उस पर नज़र गड़ाए रखता है ना, कि वो कब कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कब किसे बतिया रही है, कब कैसे रह रही है, सब पूरा वो देखता रहता है ना, खबर हमेशा लेते रहता है। तो वो क्या कर रहा है, फर्स्ट पर्सन ये दूसरे से कैसे बतिया रही है ना। जब आप देखते हैं कि जब प्यार होता है ना, तो प्यार में क्या होते हैं, अच्छे अच्छे लोग होते हैं, तोदले हो जाते हैं। तो प्यार करते कैसे बतियाते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन मानी पहले की क्या कर रही है, पहलका वाले को छोड़ के ये कोनो दूसरे बतिया रही है, कि क्या कर रहे हैं, यानी फर्स्ट पर्सन कौन, आई, फर्स्ट पर्सन कौन, आई, सेकंड पर्सन कौन, यू, यानी यू माने तुम, आई यानी मैं, तुमसे क्या कर रही है, बात कर रही है। ये कर रही है, हेलो बाबू थोना, तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। ये दोनों आपस में बतिया रहे हैं। पहला कह रहा है यानी फर्स्ट पर्सन कह रहा है, आई यानी सेकंड पर्सन आई वाली की बात क्या है, सुन रहा है, यानी मैं की इस बात सुन रहा है कौन, तुम सुन रहा है, ठीक है ना। ये दोनों फर्स्ट पर्सन बाबू सोना कर रहे हैं, तुमने खाना कि नहीं खाया, खाना खाया कि नहीं खाया। तब ये कौन आ गया, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आई करके क्या गए, इन दोनों की बातों को क्या गए, चुपके से सुन रहा था, कहा कि ओ बाबू थोना किया जा रहा है, ठीक है चलो अब वो तुमको हम बाबू थोना कराते हैं। तो थर्ड पर्सन से छुड़ा आया कौन, इसका पहलका वाला कौन हो सकता है, इन दोनों को छुड़ा करके, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आई और यू को छुड़ा करके जितने भी सब लोग रहेंगे सब लोग थर्ड पर्सन में आएंगे। थर्ड पर्सन उसका पहलका वाला हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, उसका पड़ोसी हो सकता है, उसके माता पिता हो सकते हैं, उसके भाई बहन हो सकते हैं, उसका कोई भी हो सकता है। यानी इन दोनों को छुड़ा करके थर्ड पर्सन कोई भी रहेगा, सब थर्ड पर्सन में आएंगे, ठीक है ना। थर्ड पर्सन आई के सुन लिया, तो क्या किया, थर्ड पर्सन जाके अगर बाबू से कर दिया, यानी इसके पिताजी से पापा जाके कर दिया, देखिए आप अपने परी को छोड़े हैं, तो देखिए परी आपकी कहाँ कहाँ उड़ रही है, इसका कोई ख्याल है आपको। तो ऐसे ही छोड़ दिए बस परी को, उड़े। तो देखिए किसे बतिया रही है, बाबू सोना कर रही है। तो क्या करते हैं, तो वो लड़की से पूछते, बता रहे तू कहाँ घूमने गई थी, कैसे बतिया रही थी। वो तो फलाने का लड़का बता रहा था कि तू कैसे बतिया रही थी। तो क्या होता है, तो ये पकड़ लेता है ना, ये पापा से कई पकड़ लेती है। तो फिर लड़की बाद में क्या कहती है, हेलो बाबू आज से हमसे तुमसे बातें नहीं हो पाएगी, पापा ने हमारी मोबाइल छीन लिया है हमसे, आज से तुम्हारा हमारा कनेक्शन खत्म। ये कौन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में क्या हुआ, ब्रेकअप कौन कर रहा है, यानी इन पहलका वाला दूसरा वाले की बात को सुनकर के थर्ड पर्सन जाके कह दिया, तो क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया इन दोनों में। तो कौन करवाया ब्रेकअप, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन, उसका इन दोनों को छुड़ा करके उसका पड़ोसी है, उसका भाई है, उसका रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन ये क्या करवाया, ये करवा दिया, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और एस और ईएस का प्रयोग बस थर्ड पर्सन के साथ किया जाएगा, ठीक है ना। थर्ड पर्सन वो भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी सिंगुलर के साथ क्या हो, अकेले होना चाहिए, वो प्लूरल नहीं होना चाहिए, वो दो लोग नहीं होने चाहिए। दो लोग रहेंगे तो वहाँ पर एस और ईएस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। जब सिंगुलर ही रहेगा, वो अकेले रहेगा,
तब उसका वहाँ पर एस और ई एस का प्रयोग किया जाएगा। आइए एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आप बताइए कि ये जो सेंटेंस आप लोग बोलते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये कितने लोग जानते हैं कि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आज तक जान रहे थे आप लोग? नहीं जान रहे थे ना, आज जान गए। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सिंपल सेंटेंस है। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। अब इसको कहते हैं, इन्होंने जो रूल बनाया है इंडेफिनिट टेंस वाले, सिंपल सेंटेंस वाले, देखिए भैया जो सिंपल रहेगा इसको हम इसी तरीके से क्या करें, स्वागत करेंगे। तो इनका स्वागत कैसे हो रहा है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैं, यानी सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं। यहाँ आप लिख देंगे आई क्या हो गया, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन। अब ये मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब इसमें क्या है, प्यार है। क्या है, प्यार करता हूँ। तो प्यार का क्या हो जाएगा, लव। क्या हो जाएगा, लव। अब देखिए मेन वर्ब में क्या दिया है, एस और ई एस। क्या एस और ई एस का प्रयोग होगा जी, नहीं होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में एस या ई एस का प्रयोग मेन वर्ब में नहीं किया जाता है। अब इसके क्या बात लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, तुमसे। तुमसे का क्या हो जाएगा, यू। इसका हो जाएगा आई लव यू। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। अब आगे देखते हैं, तुम खाना खाते हो। ये देखिए, इसको पहले पहचानते हैं कि ये इंडेफिनिट टेंस ही है या कोई और टेंस है। इसकी पहचान क्या है, अंत में ते हो आ रहा है। क्या आ रहा है, ते हो। हाँ जी, ये तो इंडेफिनिट टेंस ही है। तुम खाना खाते हो, यानी तुम खाना खाते हो। इसकी क्या खाने की आदत है, हाँ जी इसकी आदत है, वो तो खाना खाता है बस, ठीक है ना। तो ये पहचान होगी कि हाँ जी ये इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल सेंटेंस है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में इसमें क्या है, यू, यानी तुम। तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू। यू क्या करते हो, मेन वर्ब क्या है, खाते हो। खाते का क्या हो जाएगा, इट। अब देखिए मेन वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग होगा क्या, नहीं होगा जी, क्योंकि ये तो सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता। तो हो जाएगा यू ईट। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, खाना। खाना क्या है, खाना का मीनिंग हो जाएगा यू ईट द फूड। ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आगे देखते हैं, नेहा खाना पकाती है। अब इसको पहचानते हैं कि ये इंडेफिनिट टेंस ही है या कोई और टेंस है। ये अंत में क्या रहा है, ती है। हाँ जी ये तो ती है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, सिंपल सेंटेंस है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, नेहा है, तो नेहा पहले लिख देंगे, नेहा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लिखाएगा, पकाते का क्या होगा, कुक। तो COK, कुक। कुक माने पकाना। अब बताइए, अब इसमें एस या इस का प्रयोग किया जाएगा, क्या किया जाएगा जी, हाँ जी किया जाएगा, क्योंकि नेहा क्या है, थर्ड पर्सन है। ये ना फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन ये नेम है, किसी का नाम है। तो नाम यहाँ एस क्या लगेगा, एस। अब यहाँ एस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, एस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, किसी और वीडियो में। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा, नेहा कुक्स क्या पकाती है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा खाना, कुक्स द फूड। ये हो गया। अब चौथा वाला देखते हैं, नेहा और प्रकाश हॉस्पिटल जाते हैं। अब बताइए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, नेहा और प्रकाश। तो सबसे पहले लिख लेंगे नेहा एंड प्रकाश। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाते। जाते का क्या होगा, गो। अब इसमें बताइए एस और ई एस का प्रयोग किया जाएगा क्या, नहीं जी इसमें तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या है, प्लूरल है। एक से ज़्यादा लोग हैं, दो लोग इसमें हो जा रहे हैं, तो दो लोगों के साथ है एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है, एक लोगों के साथ बस किया जाता है। तो दो लोग हो जाएंगे तो एस या एस का कोई बात ही नहीं बनती। तो नेहा एंड प्रकाश गो कहाँ जाते हैं, टू द हॉस्पिटल। टू द हॉस्पिटल। ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं। देखिए
ये है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को पहचानने का क्या तरीका है, तो देखिए जैसे कोई रहता है ना मेहमान, तो उसको क्या कहते हैं कि भैया देखिए हमारे घर में ना हमारे एक बहुत नकारात्मक व्यक्ति है ना, वो हमेशा कोई भी आप बात कहेंगे ना तो हमेशा ना ना कहेगा ना, तो उसको पहचान लीजिए कि वो जो भी आप कहेंगे हम कर देंगे तो वो कहेगा नहीं आप नहीं कर पाएंगे, हम कहेंगे ये हम कर लेंगे तो वो कहेगा नहीं करेंगे, वो आपके हर बतिया में ना ना कहेगा, ठीक है ना। उसकी भैया यही पहचान है, तो उसको पहचान जाइए कि वो ना ना कहेगा। तो इसमें देखिए आप कैसे पहचान देंगे इसमें ना ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नॉट नहीं आ रहा है कि नहीं। देखिए इसकी पहचान तो वही रहेगी, ताती ते के साथ आएगा और है हूँ हो आएगा, और बीच में क्या आएगा सेंटेंस में ना आएगा यानी नहीं आएगा। तो उसको देखिए कैसे बनाएंगे, ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या करेंगे, डू और डज का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग कहाँ करेंगे और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। डू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ करते हैं, और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ करते हैं, यानी बहुवचन के साथ में। जो थर्ड पर्सन व्यक्ति रहेगा, जो तीसरा व्यक्ति रहेगा, जो एक से ज़्यादा लोग रहेंगे, उसके साथ क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। और जो थर्ड पर्सन में सिंगुलर रहेगा यानी एक व्यक्ति रहेगा, उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, नॉट का लगाएंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी जो रहेगा लिख देंगे। अब इसको देखते हैं कि सेंटेंस एक देखते हैं। देखिए मैं रोज नहीं नहाता हूँ। अब इसको पहचानते हैं ये नेगेटिव सेंटेंस ही है इंडेफिनिट टेंस का कि या और कोई सेंटेंस है। देखिए नहाता इतना अंत में आ रहा है तो ये नेगेटिव इंडेफिनिट तो है ही। अब देखिए नेगेटिव कैसे जानेंगे, ये नहीं आएगा तो इसमें नहीं दिया है, तो इसको ऐसे पहचानेंगे। तो अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो यहाँ लिख देंगे आई। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, डू और डज, यानी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब किसके साथ है, आई के साथ क्या लगाएंगे, डू। आई के साथ क्या लगाएंगे, डू, तो हो जाएगा आई डू। फिर प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, यहाँ लिख देंगे नॉट। देखिए जैसे मेहमान होता है तो मेहमान को क्या करते हैं, सबसे पहले ले आते हैं तो बैठाते हैं ना। मेहमान आपके घर आएगा तो क्या करें, बैठाएंगे, बैठाने के बाद क्या करेंगे, पानी पिलाते हैं ना। पानी पिलाते हैं तो जो एक लोग आते हैं जो खास लोग रहते हैं ना, अच्छे मेहमान रहते हैं, खास एकदम रहते हैं, उसको क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ खिलाते हैं ना, बढ़िया बढ़िया चीज़ के पानी पिलाते हैं। और जो ऐसे थोड़ा ढेर से ज़्यादा मेहमान आ जाते, ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं, उसको करते हैं तो चीनी ले आके थोड़ा सा कोई बिस्कुट लिया देंगे, ऐसे पार्ले जी बिस्कुट ऐसे ऐसे ले आके क्या करते हैं, उसको खिला देते हैं। लेकिन जो खास रहता है उसके लिए बढ़िया मिठाई ले आते हैं, छेना वना सब ले आते हैं। तो उसी तरीके से फिर क्या करते हैं, फिर उसकी हालचाल लेंगे, हालचाल लेने के बाद उसको बैठाएंगे, सुताएंगे, फिर अंत में उसको घर भेज देते हैं। उसी तरीके से क्या करेंगे, मेहमान को सबसे पहले बैठाएंगे, बैठाने के बाद अगर देखेंगे कि मेहमान खास है, कि क्या है, मेहमान अगर खास है, बढ़िया वाला है, तो क्या करेंगे, उसको बढ़िया पानी पिलाएंगे। देखिए यहाँ तो मेहमान खास है, फर्स्ट पर्सन है ना, पहला व्यक्ति है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, यानी अच्छे चीज़ का प्रयोग करेंगे, डू। अब इसके बाद करेंगे, ये ना कर रहा है बाद में कहेंगे भैया तुम ना कह तो बार में बार बार कहत हुआ तो अपन ना ला अपने पैरों पहले रख ला है ना। इसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है इसमें, नहाता, नहाना क्या होगा, बाथ, BOTH। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रोज, रोज का क्या होगा, डेली। इसका हो जाएगा आई डू नॉट बोथ डेली। ये हो गया ट्रांसलेट। अब आगे देखते हैं, तुम नहीं खेलती हो। अब इसको पहचानते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंस है इंडेफिनिट का, ती हो आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, ती हो, हाँ जी ये इंडेफिनिट है। फिर नहीं भी आ रहा है, हाँ ये नेगेटिव है। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तुम का हो जाएगा यू। फिर यू के साथ ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ लगेगा डू, क्या लगेगा, डू, यू डू। फिर नॉट, फिर क्या होगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब का फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। मेन वर्ब क्या है, खेलती, खेलने का क्या होगा, प्ले, यू डू नॉट प्ले, ये हो गया। अब अगले देखते हैं, अब आगे देखते हैं, प्रिया दूध नहीं पीती है। अब इसको कैसे पहचानते हैं कि ये इंडेफिनिट टेंस है या कोई और टेंस है। लास्ट में क्या आ रहा है, ती है, अब बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हाँ जी ये इंडेफिनिट टेंस है। ये प्रिया दूध नहीं पीती है, क्या इसकी आदत है, हाँ जी इसकी आदत है। प्रिया है जो दूध नहीं पीती है, इसकी तो आदत हो गई है, ये दूध ही नहीं पीती है। अरे भैया दूध पिया करो नहीं तो कमजोर हो जाओगे। देखिए अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो प्रिया का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इसमें क्या है, प्रिया, तो लिखेंगे प्रिया। देखिए प्रिया क्या है, थर्ड पर्सन, क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है यानी अकेले है, तो अकेले के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा,
ठीक है ना। तो प्रिया डज, फिर क्या लगता है, नॉट, डज नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, नॉट लगता है, NOT नॉट। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या करते हैं, पीती है। मेन वर्ब क्या है इसमें, पीना, पीने का क्या होगा, ड्रिंक, ड्रिंक क्या नहीं पीती। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, दूध है, दूध क्या हो जाएगा, ड्रिंक द मिल्क। ये हो गया ट्रांसलेशन। अब आगे देखते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। विकास और निशा गाना नहीं गाते हैं। अब इसको कैसे पहचानेंगे, लास्ट में ते आ रहा है जी, हाँ जी आ रहा है, और नहीं भी आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है, ये तो जान गए इंडेफिनिट टेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे लिखेंगे, विकास एंड निशा। अभी क्या लगेगा, विकास एंड निशा, डू लगाएं डज लगाएं, क्या लगाएं बताइए जी। अरे यहाँ तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या है, प्लूरल है, एक से ज़्यादा लोग हैं, क्या लगेगा, डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। ये विकास एंड निशा, ड डू, फिर क्या लगेगा, नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। गाना क्या होगा, सिंग, सिंग क्या नहीं गाते हैं, गाना नहीं गाते हैं, सिंग द सॉन्ग। ये हो गया आपका ट्रांसलेट, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहा है, देखिए भैया ये जो हमारा अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव है, ये क्या करेगा, आपसे थोड़ा सा बार बार सवाल करेगा, ठीक है ना। तो सवाल करेगा तो आप थोड़ा सा ध्यान से जवाब दीजिएगा, आपको जवाब ज़्यादा डिटेल में नहीं देना है, बस ये जब भी आपसे सवाल करेगा तो आप हाँ या ना में आपको जवाब देना पड़ेगा। ये इंट्रोगेटिव, ये इंडेफिनिट टेंस कर रहा है कि ये हमारा ऐसा सेंटेंस है, हमारा अगला वाला जो मेहमान है, इंट्रोगेटिव जो है। देखिए जब भी इंट्रोगेटिव में आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, आप उसका जवाब हाँ और ना में ही दे पाओगे, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं पूछता हूँ कि क्या आप खाना खाते हो, तो आप क्या कहोगे, खाना खाते हो तो कहोगे हाँ खाते हैं, नहीं खाते हो तो कहोगे नहीं खाते हैं, बस इतना ही जवाब दोगे ना। अब इसे आगे तो बोल नहीं पाओगे आप, तो यही देखिए ऐसे। अब देखते हैं कि इसको पहचान ये तो इसकी कर लिए कि कैसे, शुरू में क्या आएगा, क्या आएगा, क्या हम दौड़ते हैं। अब इसकी पहचान तो कैसे करते हैं, देखिए इंडेफिनिट टेंस से ते हैं, हाँ ते हैं आ रहा है, और शुरू में क्या आ रहा है, WH फैमिली आ रहा है, यानी क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो क्या आ रहा है तो जान गए, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट अब इसमें नहीं लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने के से पहले क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं पहले, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं, फिर डू डज के बाद क्या लिखते हैं, तब सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC, और देखिए ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। अगर ये नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि क्या हम दौड़ते हैं। देखिए अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, हम, देखिए यहाँ पर हम है तो हम क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे, तो डू। अब इसको इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम, तो डू वी, फिर मेन वर्ब क्या है, दौड़ते, दौड़ने का क्या होगा, रन, रन, डू वी रन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर ये नहीं लगाएंगे तो इसको कहते हैं मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन। इसको नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लगाना बहुत जरूरी होता है। अब क्या आगे है, क्या श्वेता रोती है। अब इसको पहचानते हैं कैसे, ये लास्ट में शुरू में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो हाँ जी ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब ता है, श्वेता रोती है, तो ती आ रहा है, तो हाँ जी ये इंट्रोगेटिव का, ये इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अब देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कौन है, श्वेता है, तो श्वेता क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे डज, फिर श्वेता। देखिए श्वेता के बाद क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो मेन वर्ब क्या है, रोती है, रोना का क्या होगा, विप, विप। ये हो गया आपका ट्रांसलेट, ये हो जाएगा डज श्वेता विप, ये हो गया। देखते हैं तीसरा नंबर उदाहरण, क्या राज तुमसे मिलने जाता है। अब इसको देखते हैं कैसे पहचानेंगे, अंतिम क्या आ रहा है, ता है, तो हाँ जी ये इंडेफिनिट टेंस है, और शुरू में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तो क्या से क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो पहले सबसे पहले देखेंगे ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है,
सिंगुलर है कि प्लूरल है कि थर्ड पर्सन है कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है। तो ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। राज क्या, अगर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लगेगा डज, तो लिखेंगे डज, फिर राज की मीनिंग लिख देंगे, डज राज, फिर क्या करता है, मिलने जाता है, मिलने का क्या होगा, मीन वर्ब है, तो मिलने का क्या होगा, मीट, मीट। अब किससे मिलने जाता है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तुमसे, तो तुमसे का क्या हो जाएगा, टू यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, डज राज मीट टू यू, ये हो गया। अब चौथा वाला देखते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, तो इसको पहचानेंगे कैसे, ती हो आ रहा है तो लास्ट में ये पहचानेंगे इंडेफिनिट टेंस है, और शुरू में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट टेंस क्या है, तुम क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ लगेगा डू लगेगा, तो लिखेंगे डू यू, तुम का होगा यू, डू यू, फिर मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब प्यार करती है, तो मेन प्यार का क्या हो जाएगा, लव, डू यू लव। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मुझसे, तो मुझसे क्या हो जाएगा, डू यू लव मी। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं कि ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो ये देखिए इंडेफिनिट टेंस का होता है भैया कि देखिए हम जो हमारा अगला सेंटेंस है, हमारा जो अगला मेहमान है वो क्या करता है, जो आपसे सवाल पूछता है ना, तो आप जो सवाल का जवाब देंगे वो हाँ ना में नहीं दे पाएंगे, आपको भैया पूरा डिटेल में बताना होगा, ठीक है ना। वो जो सवाल पूछेगा ना आपको पूरा डिटेल में बताना होगा। पहिलका वाला जो था, इसके बाद वाला वो तो बस हाँ ना में आप जवाब देते थे, उतना में चल जाता था, लेकिन ये ससुरा ऐसा है कि आपसे पूरा डिटेल मांगेगा, आप इनसे पूरा इसको डिटेल बताएंगे तब भी संतोष होता है, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण देखते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो आप इसमें नहीं कहेंगे हाँ ना, आप पूरा डिटेल बताइए कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, डिटेल बताएंगे तब भी संतुष्ट होगा। ये ऐसा सेंटेंस है भैया, ठीक है ना। अब देखिए इसको पहचानते कैसे हैं, तो पहचानने का देखिए ये कह रहा है कि देखिए इंडेफिनिट टेंस जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव है इसकी पहचान जान जाएगी, ये कैसा है, देखने में कैसा लगता है आपको, ठीक है ना, ये कैसा है, इसकी पहचान क्या होती है, वाक्य के बीच में क्या आएगा, कब क्यों कैसे आएगा, यानी WH की फैमिली आएगा, कब क्यों कैसे, ये वाक्य के अंत में आता है, बीच में आता है, ठीक है ना। और इसके लास्ट में क्या आएगा, ते हो, ता ती ते के साथ है हूँ हो आता है, ठीक है ना, ये इसकी पहचान हो गई। अब देखते हैं तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो क्या क्या है, ये कब क्यों कैसे, यानी डब्ल्यू इस फैमिली का आ रहा है, हाँ क्या आ रहा है, हाँ जी ये तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसको बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। ये कर देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको बनाने का तरीका है, इसका जो स्वागत करने का तरीका है कुछ अलग तरीके से है। देखिए ये क्या है, इसके स्वागत करने का तरीका आइए देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, WH फैमिली। आप सोचते होंगे ये WH फैमिली क्या है, तो WH फैमिली का मतलब होता है जिस जो वाक्य के शुरू में WH आता है, जैसे वाट हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया। तो देखिए इसके शुरू में क्या आ रहा है, WH आ रहा है, WH आ रहा है, WH आ रहा है, WH आ रहा है, इसको क्या कहते हैं, WH की फैमिली, यानी WH के परिवार वाले ये लोग हैं। तो इसके वाक्य के बीच में क्या आएगा, WH आएगा, उसकी मीनिंग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो ये कर रहा है, देखिए भैया जो सबसे ज़्यादा हमसे क्वेश्चन पूछता है ना, जब सबसे ज़्यादा हमसे सवाल पूछता है बार बार का क्या क्यों कैसे करता है ना, उसको कहते हैं भैया अपना क्या क्यों कैसे जो लिए हो ना, सबसे पहले तू ले लो, पहले वन अपना लेके बैठो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, WH की फैमिली ले लेते हैं। ये जब बीच में छुप के आता है ना, बीच में छुप के सवाल पूछता है तो कहते हैं सबसे पहले तू आगे आओ, पहले आगे आओ पहले, ठीक है ना। आगे इसको क्या करते हैं, बैठा देते हैं इंग्लिश में। फिर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग WH की बात क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, डू और डज का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो इसमें क्या है, मेन वो WH की फैमिली क्या है, तो क्या क्या हो जाएगा, वाट, वाट। अब डू और डज कैसे लगाएंगे, तो इसमें देखेंगे क्या, सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम है, तुम क्या है, थर्ड सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो हो जाएगा वाट डू, वाट डू। फिर इसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो हो जाएगा तुम का यू, वाट डू यू।
फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो चाहने का क्या होगा, वांट, व्हाट डू यू वांट, फिर मुझसे, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझसे, तो हो जाएगा टू मी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो इसका हो जाएगा व्हाट डू यू वांट टू मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो। अब इसको डिटेल में आपको बताना होगा कि तुम मुझसे आखिरकार क्यों चाहते हो, क्या चाहते हो, पूरा डिटेल में बताएंगे। अब आगे देखते हैं, मैं तुमसे बात क्यों करता हूँ, मैं तुमसे बात क्यों करता हूँ, तो क्यों की मीनिंग क्या हो जाएगा, सबसे पहले डब्ल्यू की फैमिली लिखेंगे, ये क्यों आ रहा है, ठीक है ना, क्यों सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों का हो जाएगा वाई, वाई के बाद क्या होगा, ये डू और डज यानी हेल्पिंग वर्ब लगेगा। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगेगा, कैसे लगेगा, सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट इसमें कौन है, मैं, तो मैं कौन है, मैं है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, डू लगता है, तो वाई डू, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई हो गया, वाई डू आई, फिर क्या लगते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, कर, बात करना, क्या है, बात करना का क्या हो जाएगा, टॉक, टॉक किससे, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझसे यानी तुमसे, तुमसे क्या क्या हो जाएगा, यू, टू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसका हो जाएगा वाई डू आई टॉक टू यू, यानी मैं तुमसे बात क्यों करता हूँ, मैं तुमसे बात क्यों करता हूँ, ये इसका हो गया। अब आगे देखते हैं, नेहा तुमसे कब मिलती है, अब इसमें देखेंगे ये क्या आ रहा है, कब, कब आ बीच में आ रहा है, तो हाँ जी ये तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये इसकी पहचान हो गई, और ती है, हाँ ये इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू इसकी फैमिली लिखेंगे, इसकी यहाँ लिखेंगे वेन, कब का होता है वेन, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेंगे, सब्जेक्ट कौन है, थर्ड पर्सन है, यहाँ क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगता है, डज लगता है, क्या लगता है, डज, वेन डज, फिर सब्जेक्ट इसमें है नेहा, तो लिख देंगे वेन डज नेहा, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलना, मिलने का क्या होगा, मीट, मीट, तुमसे किससे मिलती है, ऑब्जेक्ट क्या है, तुमसे, तो तुमसे क्या हो जाएगा, टू यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब चौथा वाला देखते हैं, नेहा और आकांक्षा कहाँ जाती हैं, अब इसको पहचानेंगे कैसे, ये डबल इंट्रोगेटिव है या कोई और सेंटेंस है, इसको पहचानने का तरीका है, वाक्य के बीच में क्या आएगा, कब क्यों कैसे और कहाँ आएगा, तो ये कहाँ आ गया और लास्ट में तातीते आ रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, कहाँ की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, डब्ल्यू की फैमिली कहाँ का हो जाएगा, वेयर, फिर वेयर के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो ये क्या है, नेहा और आकांक्षा क्या है, थर्ड पर्सन है लेकिन प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो वेयर डू, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा नेहा एंड आकांक्षा, आकांक्षा, फिर क्या हो जाएगा, जाना, जाने का क्या होगा, मेन वर्ब क्या है, जाना, जाना का हो जाएगा गो, गो कहाँ जाती हैं, हो गया, अब सेंटेंस खत्म हो गया। नेहा और आकांक्षा कहाँ जाती हैं, तो हो जाएगा वेयर डू नेहा एंड आकांक्षा गो, ये हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव, ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पूरा सेंटेंस। अभी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव पूरा पढ़ा दिया। अब हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे इंडेफिनिट टेंस का, देखिए इसके वाक्य के अंत में क्या आएगा, या, ई, ए, आ एवं ता, था, ती, थी एवं ते, थे आएगा। अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो आप तुरंत पहचान जाइए कि देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला है, ठीक है ना, ये वाला अपना पहचान बता रहा है। देखिए भैया हमारा जो सिंपल सेंटेंस है, जो पहला मेहमान है, सिंपल मेहमान है, इसके वाक्य के अंत में ये सब आएगा और ये सब देखिएगा
तब ये अपने द्वारे अपने इसको बैठाइएगा, ठीक है ना। अगर नहीं मिलेगा ना, इसको मत बैठाइएगा, ये सिंपल नहीं रहेगा ना, तो सिंपल रहेगा तब बैठाइएगा और इसका सिंपल तरीके से ही स्वागत करिएगा। देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कह रहा है कि जो सिंपल लोग होते हैं उनको हम स्वागत करने के लिए क्या करते हैं, एक नियम बनाए हैं। तो ये जो सिंपल लोग रहेंगे उनका नियम हम कैसे स्वागत करते हैं, देखिए इनको स्वागत करने का यानी क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यानी बैठाएंगे, फिर पानी पियाएंगे, फिर उनको हालचाल लेंगे, फिर भेज देंगे, फिर इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं करेंगे। तो सिंपल लोग ही यही होता है। तो इसमें सिंपल लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। एक बात का आप याद रखिएगा कि जो मेन वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है ये बस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही प्रयोग की जाती है, इसके सिवा कोई भी टेंस में नहीं प्रयोग की जाती है। जैसे क्या है, ये बहुत खास है, ये जो मेन वर्ब बनाई गई है ना, ये सेकंड मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए ही बनाई गई है, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिवा और किसी भी टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है। जैसे क्या होता है ना कि कुछ वस्तुएं जो होती है कुछ खास लोगों के लिए ही बस बनाई जाती है, ठीक है ना। तो और उनके सिवा और कोई भी उनका उन वस्तुओं उन सामान का प्रयोग नहीं कर सकता है। जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर हो गए, बड़े उद्योगपति हो गए, अरबपति हो गए, बड़े बिजनेसमैन हो गए, ये लोग क्या करते हैं, देखते हैं हमेशा क्या होता है, प्राइवेट जेट में चलेंगे, प्राइवेट वाहन में चलेंगे, फिर प्राइवेट जहाज में चलेंगे, प्राइवेट गाड़ियों से चलेंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ियों से चलेंगे। ये सब क्या है, ये पहचान क्या है कि ऐसे खास लोग हैं, यानी जो बुलेट प्रूफ गाड़ी चल रहा है, प्राइवेट एरोप्लेन से चल रहा है, ये बहुत ही खास लोग हैं, ये बस उनके लिए ही बनाई गई है, ये हर कोई यूज नहीं कर सकता है। उसी तरीके से ये जो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाई गई है ये ससुरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए ही बनाई गई। ये कहता है कि जो ये ससुरा देखो ये जो मेन वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है ना, ये खाली हमारे बदे यूज है, पास्ट इंडेफिनिट बदे और कहीं यूज कर लिया ना तो खैर नहीं रहेगी बबुआ, है ना। और कहीं यूज करेगा तो बहुत मारेंगे। यही इंडेफिनिट कहता है खाली ये हमारे बदे यूज करो और कहीं यूज मत करना। तो आप याद रखिए कि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म जहाँ आएगी आप तुरंत जान जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फिर ईटीसी। अब इसको एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, मैं तुमसे प्यार करता था। अब इसको कैसे पहचानें ये इंडेफिनिट टेंस ही है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है या कोई और टेंस है। तो ये क्या बता रहा है कि वाक्य के अंत में ता था आएगा। तो इसमें देखिए ता था, हाँ जी ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, ये ता था आ रहा है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या बता रहा है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी जो मेन रहेगा जो मेहमान रहेगा सबसे पहले उसको बैठाएंगे। तो बैठाएंगे यानी सब्जेक्ट को यहाँ सबसे पहले लिख देंगे मेन वर्ब। अब मैं क्या हो जाएगा आई। तो देखिए जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही थी, उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, आप यहाँ पर याद रखिएगा। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में एस और ई एस का प्रयोग किया जा रहा था मेन वर्ब में, लेकिन मेन वर्ब में इसमें एस और ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ये खास है, ये याद रखिएगा। देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मैं तुमसे प्यार करता था। प्यार करना इसमें क्या है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, लव, यानी प्यार करना का क्या हो जाएगा, लव। तो लव का सेकंड फॉर्म हो जाएगा लव्ड, क्या हो जाएगा, ईडी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा सेकंड फॉर्म, यानी आई लव्ड तुमसे क्या हो जाएगा यू, आई लव्ड यू। ये हो गया आपका एक उदाहरण। अब एक और उदाहरण देखते हैं, यीशु मुझसे बात करती थी। अब इसको पहचाने कि ये इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है या कोई और है। तो लास्ट में क्या रहा है, ती थी, तो ये देखिए यहाँ दिया है ती थी, हाँ जी ये तो पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, सिंपल सेंटेंस है। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है यीशु, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यीशु के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, बात करती थी। बात करने का क्या होगा, टाक, टाक मिस होता है बात करना, यानी टाक फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी टाक्ड, टाक्ड मुझसे, मुझसे क्या हो जाएगा टू मी, यीशु टाक्ड टू मी, ये हो गया। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या होगा, तुम मुझसे मिलती थी, यानी तुम मुझसे मिलती थी, ये क्या है, थी लास्ट में आ रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, ठीक है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाएंगे, देखिए तुम का क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट का इसमें है तुम का हो जाएगा
यू, फिर मिलने का क्या होगा, मीट। मीट का फर्स्ट फॉर्म होता है, मिलने का फर्स्ट फॉर्म होता है मीट, और सेकंड फॉर्म होता है मेट। मीट मेट मेट, इसका हो जाएगा यू मेट, ठीक है ना, मुझसे का हो जाएगा मी। ये हो गया यू मेट मी, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। अब हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रहा है कि भैया देखिए ये जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है ना बहुत नकारात्मक है, बहुत नाना बोलता है, ठीक है। इसको नाना थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए ना में अब इसको पहचानने का क्या तरीका होता है, ये वाक्य के बीच में क्या करेगा, बीच में ना बोल देगा, यानी नहीं बोलेगा, नॉट आएगा, तो ना। इसका देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं। तो तुम झूठ नहीं बोलती हो। अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, बीच में ये कहा था, देखिए बीच में ना जरूर आएगा, नहीं आएगा ना, ये आ गया, हाँ जी ये तो निगेटिव सेंटेंस है। और ती होती थी, तुम झूठ नहीं बोलती थी, थी किसका पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया यानी थी आ गया यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, और नहीं आ गया यानी ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रहा है, तो ये देखिए जितने निगेटिव लोग रहेंगे ना, यानी नकारात्मक वाले रहेंगे, उनका हम उदाहरण, उनका जो स्वागत करते हैं कुछ इस तरीके से करते हैं। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, बैठाएंगे, बैठाने के बाद फिर क्या लिखेंगे, पानी पिलाएंगे। पानी पिलाने का मतलब यानी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद उनका जो नाट रहेगा, उनका जो नकारात्मक रहेगा, ना बार कर रहे हैं, पानी पीने के बाद उनको दे देंगे, यानी नेगेटिव यानी नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, मेन वर्ब का। अब देखिए सिंपल सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में क्या लगेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिड का यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दी गई है। जब मेन वर्ब में, जब किसी भी सेंटेंस में एक बार डिड सेकंड फॉर्म का लगा दिया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो दोबारा मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं लगाई जाती, एक ही बार बस लगाई जाती है। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, तुम झूठ नहीं बोलती थी, इसकी पहचान तो हो गई, लास्ट में थी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, हाँ जी ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या हो जाएगा, यू। अब देखिए इसमें आपको एक बात का थोड़ा सा आराम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर डिड जो है, यहाँ पर हेल्पिंग जो वर्ब है सबके साथ, वह आपको ये नहीं ध्यान देना है कि फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है तो सिंगुलर की प्लूरल है, कुछ भी ध्यान नहीं देना है, आंख बंद करके सबके साथ डिड का प्रयोग कर देना है, सबके साथ, ठीक है ना। यू डिड, फिर प्लस नॉट, झूठ बोलना क्या करती थी, झूठ नहीं बोलती थी। झूठ ना बोलने का क्या हो जाएगा, टेल अ एल आई, टेल अ लाई। यू डिड नॉट टेल अ लाई, तुम झूठ नहीं बोलती थी। ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, मैं नीचा से मिलने नहीं जाता था। अब इसको पहचानेंगे कैसे, था, हाँ जी ये तो इंडेफिनिट टेंस है, और ये नहीं आ रहा है तो हाँ जी इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई का हो जाएगा, मैं का हो जाएगा आई, फिर यहाँ पर डिड सबके साथ लग जाएगा, डिड, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है, मिलने जाना। मिलने जाने का क्या होगा, मीट। मीट किससे मिलने जाते थे, निशा से, टू द निशा। ये हो गया। अब तीसरा वाला देख लेते हैं, प्रियंका खाना नहीं पकाती थी। क्यों नहीं पकाती थी भाई, थोड़ा पका दिया करो, ठीक है। प्रियंका खाना नहीं पकाती थी, तो इसमें सब्जेक्ट जो है प्रियंका है, तो लिखेंगे प्रियंका। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, सबके साथ डिड लगाएंगे, इसमें कोई सोचने की बात नहीं, सबके साथ लगा दिए, डिड नॉट, फिर पकाना का क्या होगा, कुक। क्या नहीं पकाती थी, खाना नहीं पकाती थी, द फूड। ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब देखते हैं, देखिए ये भैया कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए भैया ये हमारा जो आ गया अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी आपसे सवाल पूछने वाला सेंटेंस आ गया। आप इसका जवाब हाँ और ना में देंगे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दे रहे थे हाँ और ना में, ठीक उसी तरीके से देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी, ठीक है ना। ये वही वाला है, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, ये क्या होता है, शुरू में क्या आएगा,
डब्ल्यू एच की फैमिली आएगा। इसको पहचानने का तरीका है कि शुरू में बस क्या आएगा, क्या आएगा शुरू में, क्या, ठीक है ना, और लास्ट में क्या आएगा, ता ती ते या आ ई ए आएगा, ठीक है ना। ये इसकी पहचान होती है। अब इसको पहचानते हैं, क्या मैं रात को तुमसे मिलता था। अब इसको पहचानें कैसे, क्या शुरू में क्या गया, हाँ जी ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और लास्ट में क्या है, ता था, हाँ ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये तो पहचान हो गया कि कैसे, कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो देखिए ये कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस कि देखो भैया जो इंट्रोगेटिव आता है, जो ज़्यादा सवाल पूछता है, उसको स्वागत करने का तरीका हमारे पास कुछ अलग तरीके से है। वो कैसे है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, ठीक है ना। ये जो क्या लिखा है इसकी मीनिंग हम नहीं लिखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसकी मीनिंग नहीं लिखी जाती है, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिख दी जाती है, ठीक है ना। तो हेल्पिंग वर्ब क्या इसकी है, डिड है। डिड के बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पर ये आप सेकंड फॉर्म मत लगाइए, क्योंकि सेकंड फॉर्म एक बार लग चुकी रहती है, एक बार लग जाती है तो दोबारा नहीं लगाते हैं। तो सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए देखते हैं। इसकी मीनिंग तो लिखी नहीं जाएगी, तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाया जाएगा, डिड। तो डिड तो यहाँ पर सबके साथ एक ही लगाया जाएगा, लिखेंगे डिड, सब्जेक्ट कौन है, आई, डिड आई, मिलना, मिलना का क्या होगा, मीट। डिड आई मीट किससे मिलते हैं, तुमसे मिलते हैं, टू यू। कब मिलते हैं, रात को मिलते हैं, यानी ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, रात, एट नाइट। और देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क। अभी ये हो गया, डिड आई मीट टू यू एट नाइट, क्या मैं रात को तुमसे मिलता था। अब आगे देखते हैं, क्या नेहा मुझसे बात करती थी। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे डिड, डिड। अब इसमें सब्जेक्ट ये है नेहा, बात करने का होगा टॉक, मुझसे का हो जाएगा टू मी, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखते हैं, क्या तुमने खाना खाया। अब इसको पहचाने, लास्ट में क्या आ रहा है, या, शुरू में क्या आ रहा है, क्या, हाँ जी ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाएंगे, वही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसकी मीनिंग लिखी जाएगी, क्या की मीनिंग, यहाँ हेल्पिंग वर्ब डिड, तुमसे का तुमने, तुमने का हो जाएगा यू, यू, फिर लगाएंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाना का क्या होगा, खाया का क्या होगा, ईट, ईट क्या खाया, खाना, ईट द फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव। अब हम पढ़ते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए अब ये इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रहा भैया, देखिए ये हमारा जो है अगला सेंटेंस है, ये डबल इंट्रोगेटिव है। ये आपसे सवाल बार बार ऐसा पूछेगा कि आप इसको हाँ में ना, हाँ और ना में जवाब नहीं दे पाएंगे, आप इसको पूरा डिटेल में बताने पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देखिए इसकी पहचान आपको बता रहा है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान कब क्यों कैसे, यानी डब्ल्यू एच की जो फैमिली रहेगी वाक्य के बीच में आएगी, क्या आएगी, वाक्य के बीच में आएगी, और लास्ट में ते ता ती ते के साथ थे, ता ही, ता था, ती थी, ते थे, और या ई ए ये सब आएगा, ठीक है ना। आप समझ जाइए कि ये पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब देखिए आगे क्या कर रहा है कि देखिए ये जो ऐसे तरह के लोग होते हैं ना, जो हमसे सवाल पूछते हैं और हमें पूरा डिटेल में जानकारी देनी पड़ती है ना, तो उनको स्वागत करने का हमारे पास एक नियम है, हम उसको अपने नियम से स्वागत करते हैं। यानी इसका जो रूल है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का ये है कि डब्ल्यू एच की फैमिली सबसे पहले लिखी जाएगी, यानी जो बीच में क्वेश्चन मार्क आएगा उसका सबसे पहले मीनिंग लिख दी जाएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर ईटीसी, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही तरह लिखा जाता है, सब कुछ वही, बस यही बात क्या बीत जाता है, हेल्पिंग वर्ब बस अलग लग जाती है। अब देखिए इसमें कैसे लिखा जाएगा, तुम मेरा वीडियो क्यों देखते थे। अब इसको पहचाने कैसे, क्यों आ गया, हाँ जी ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ते थे का मतलब यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी नियम तो यही लगेंगे।
अभी पहचान में आ गया कि हाँ भाई ये तो हमारा ही मेहमान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है। अब इसको बनाएंगे। सबसे पहले डब्ल्यू एच की फैमिली लिखेंगे, तो डब्ल्यू एच की फैमिली क्यों है, तो क्यों का हो जाएगा वाई, वाई फिर क्या लिखा जाएगा डिड, वाई डिड, फिर सब्जेक्ट क्या है तुम है, तो तुम का हो जाएगा यू, वाई डिड यू। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, मेन वर्ब क्या है देखना, देखने का क्या होगा वॉच, वाई डिड यू वॉच माई, ऑब्जेक्ट क्या है माई वीडियो यानी मेरा वीडियो, माई वीडियो, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका ध्यान दीजिए, ये नहीं लगाएंगे मार्क ऑफ इंट्रोडक्शन, इसको आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क, ये लगाना बहुत जरूरी होता है। अब आगे देखते हैं, मैं तुमको क्यों बुलाया। अब इसको कैसे पहचानेंगे, बीच में आ रहा है क्यों, हाँ जी ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। या आया ना, देखिए यहाँ या आया, हाँ इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको बनाएंगे क्यों, डब्ल्यू एच की फैमिली सबसे पहले लिखेंगे तो हो जाएगा वाई, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डिड फिर आई, मेन सब्जेक्ट क्या है आई, वाई डिड आई, फिर बुलाने का क्या होगा कॉल, कॉल तुमको, तुमको का क्या होगा ऑब्जेक्ट क्या है तुमको, कॉल यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब अगला देखते हैं, सोनी मुझसे क्या कहती थी। अब इसको पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है या कोई और सेंटेंस है, इसको कैसे पहचानेंगे, देखिए ती, हाँ जी ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, लास्ट में ती आ रहा है और बीच में क्या आ रहा है क्या आ रहा है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का डबल इंट्रोगेटिव है, ये तो हमारा ही मेहमान है, इसका स्वागत किया जाए, है ना। तो स्वागत कैसे करेंगे, पहले डब्ल्यू की फैमिली लिखेंगे, तो डब्ल्यू की फैमिली क्या है क्या, इसको लिखेंगे, इसकी वो क्या की मीनिंग होती है वाट, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है डिड, डिड तो सबके साथ ही लगता है, आंख बंद करके इसमें डिड लगा दीजिए, ठीक ना, सब्जेक्ट कोई भी हो कोई मतलब नहीं, डिड सबके साथ लगता है। फिर क्या लगेगा डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का है सोनी, सोनी वाट डिड सोनी कहती थी, कहने का क्या होगा से, फिर क्या लगेगा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है मुझसे, मुझसे क्या हो जाएगा मी, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाट डिड सोनी से मी, सोनी मुझसे क्या कहती थी। तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट का चारों सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। अब फ्यूचर टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि फ्यूचर टेंस में क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर जो टेंस होता है, फ्यूचर टेंस को हम कैसे पहचानें, जो फ्यूचर टेंस का इंडेफिनिट टेंस होता है वो भी सिंपल, उसको कैसे पहचाना जाता है। देखिए इसकी पहचान होती है, वाक्य के अंत में क्या आएगा गा गी गे आएगा, क्या आएगा गा गी और गे आएगा, और ये कार्य का जो होना भविष्य में बताया जाएगा, ठीक है ना, जो कार्य होगा वह भविष्य में बताया जाएगा। इसको पहचानने का ये तरीका होता है, अगर ये आएगा तो आप जान जाइए ये फ्यूचर टेंस यानी क्या है इसको कहेंगे हिंदी में भविष्य काल, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं कि जो फ्यूचर टेंस होता है उसको बनाने का तरीका क्या होता है, और एक तरीका होता है कि देखिए मेन वर्ब का क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या होता है फर्स्ट, मेन वर्ब का क्या होता है फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। इंडेफिनिट टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट का हो या पास्ट का, पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होती है मेन वर्ब, इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको बनाने का तरीका। देखिए जो फ्यूचर सेंटेंस, जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये कहता है भैया देखिए जो फ्यूचर सेंटेंस है ये सिंपल लोग हैं, सिंपल लोगों को बनाने का तरीका जो है, इनको स्वागत करने का तरीका हमारा अलग है, प्रेजेंट टेंस की ही तरह है, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस की ही तरह है, लेकिन थोड़ा सा वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब है ये बदल जाती है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या कहता है, देखिए सबसे पहले तो इनको क्या है स्वागत करने के लिए इनको बैठाया जाएगा, बैठाने के मतलब सब्जेक्ट लिखा जाएगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद जो देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या लिखते थे डू डज लिखते थे, इंडेफिनिट टेंस में डू डज और पास्ट टेंस में डिड लिखते थे, लेकिन अब फ्यूचर टेंस में क्या लिखा जाएगा विल और सेल का प्रयोग किया जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट के अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार विल का प्रयोग किया जाएगा और सब्जेक्ट के साथ सेल का। अब विल का प्रयोग कहाँ किया जाता है वो बताते हैं। देखिए फिर विल और सेल का प्रयोग, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए एक उदाहरण देखते हैं, मैं तुमसे शादी करूँगा। अब इसको पहचाने कि ये इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है या कोई और ही है। तो ये जैसा अपना पहचान बताया है उसको पहले पहचान देख लेते हैं, ये जो पहचान बताया ठीक वैसा ही है या कुछ और पहचान है। तो क्या है, गा गी गे अंत में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये करूँगा, हाँ जी ये तो आ रहा है, गा गे गे आ रहा है। और ये बात कैसे की जा रही है, फ्यूचर में की जा रही है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ठीक है ना। हाँ जी ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और सिंपल सेंटेंस है, इसको चलो खट्ट देन का स्वागत कर दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं विल और सेल का प्रयोग क्या करते हैं। देखिए आई और वी के साथ बस सेल का प्रयोग करते हैं, और जितने भी आपके सब्जेक्ट आएंगे, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, आई और वी को छुड़ाकर बाकी सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। बस आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ आई के साथ सेल का प्रयोग न करने के बजाय विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे जहाँ पर आप दृढ़ संकल्प अपना आप बताते हो, जहाँ आप अपने क्या होते हैं दृढ़ संकल्प को बताएं, जहाँ पर आप अपनी क्या होता है इच्छा को बताएं, जहाँ आप अपने अनुभव को जाहिर करें, वहाँ पर क्या किया जाता है, आई की जगह सेल का प्रयोग न करने के बजाय आई की जगह विल का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, मैं तुमको मारूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आप डिटर्मिनेशन बता रहे, अपनी इच्छा बता रहे कि मैं उनको मारूंगा, तो आई सेल किल यू ऐसे नहीं किया जाता है, यहाँ पर किया जाएगा आई विल किल यू, इसका प्रयोग ऐसे किया जाएगा। आइए देखते हैं, मैं तुमसे शादी करूंगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ अपनी एक इच्छा बताई जाती है, इच्छा बताई जा रही है, तो यहाँ पर सेल का प्रयोग नहीं किया जाता, यहाँ विल का प्रयोग किया जाएगा। इसको लिखा जाएगा ऐसे, आई विल, शादी करने का होगा वेड, आई वेड यू, ठीक है। पहले सब्जेक्ट लिखा गया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखी गई, हेल्पिंग वर्ब यहाँ अपनी इच्छा जाहिर की जा रही है, तो इच्छा जाहिर की जा रही है तो सेल नहीं लगेगा, विल लगेगा। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेडिंग, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, ईटीसी इसमें है ही नहीं, फिर बस ऑब्जेक्ट है। अब आगे देखते हैं, मैं नेहा से मिलूंगा, ठीक है, मैं नेहा से मिलूंगा, यहाँ पर भी इच्छा जाहिर की जा रही है, तो यहाँ पर किया जाएगा आई विल, मिलने का होगा मीट टू यू। पहले सब्जेक्ट लिखा गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब आगे देखते हैं, रमन अपने घर जाएगा। अब इसकी पहचान करते हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही है या कोई और है। गा गी गी आ रहा है, फ्यूचर इंड है, तो क्या है इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। अब इसको करेंगे रमन, इसको ट्रांसलेट करें रमन, पहले सब्जेक्ट लिख लिए, फिर विल और सेल, विल लगेगा सेल लगेगा विल लगेगा, क्योंकि ये क्या है थर्ड पर्सन है, ठीक है ना। ये रमन विल क्या करेगा, जाएगा, जाने का होगा गो, रमन विल गो कहाँ जाएगा, अपने घर, हिज होम, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, मैं तुमको मारूंगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया ना, मैं तुमको मारूंगा, यानी यहाँ दृढ़ संकल्प किया जा रहा है कि मैं तुमको मारूंगा, जरूर मारूंगा। यहाँ पर लिखा जाएगा आई विल किल यू, ये हो गया। अब देखिए सेल का प्रयोग कैसे किया जाएगा, हम नाचेंगे, देखिए हम नाचेंगे, यहाँ क्या किया जाएगा वी, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट लिखा गया, फिर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर सेल लगेगी, वी सेल डांस। ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। अब आगे पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस की तरह फ्यूचर इंडेफिनिट का भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, बस इसमें क्या होता है फ्यूचर रहता है और उसमें प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। अब इसमें बात पहचान सब कुछ वही रहेगी, बस इसमें क्या आ जाएगा नकारात्मक वाला विचार आ जाएगा, यानी निगेटिव आ जाएगा, यानी नहीं बीच में आ जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ वही रहेगा,
देखिए अब इसको बनाने का तरीका है, जो ये कर रहा है इंडेफिनिट टेंस, जो निगेटिव लोग हैं इनको बनाने का तरीका होता है, ये सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर क्या होता है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल और सेल, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं तुरंत नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। ये जो नाना बार बार कहता है तो उसको ना पहले तुरंत दे देते हैं, फिर बाद में कुछ बात होती है, फिर नॉट लगाने के बाद क्या करते हैं मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस यूटीसी। अब देखिए राजा खाना नहीं खाएगा, देखिए अब इसको पहचानते हैं, गा आ रहा है अंत में, ठीक है ना, क्या है ये फ्यूचर टेंस है, गा है इंडेफिनिट टेंस है, अब नहीं आ रहा है क्या है नेगेटिव सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या है नेगेटिव सेंटेंस है, ये पहचान में आ गया कि हाँ जी ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस ही है। इसको बनाने का तरीका यही लगेगा, यही वाला नियम लगेगा, ठीक है ना। इसको रूल है, रूल के हिसाब से लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट से राजा है तो राजा, तो राजा है तो इसके साथ क्या लगेगा, राजा जो सब्जेक्ट है इसके साथ विल लगेगा, विल, फिर क्या लगेगा नॉट लगेगा, नॉट, फिर क्या लगेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, मेन क्या है खान, खाएगा तो क्या हो जाएगा इट, क्या नहीं खाएगा ऑब्जेक्ट क्या है खाना, इट द फूड, ये हो गया राजा विल नॉट ईट द फूड, राजा खाना नहीं खाएगा। अब दूसरा है मीरा कॉलेज नहीं जाएगी, गागे के लास्ट में आ गया, हाँ जी ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, और नहीं भी आ रहा है, हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ये तो पहचान में आ गया और कोई सेंटेंस नहीं है, तो ये नियम तो यही लगेगा, ठीक है। तो अब इसको लगाएंगे, सब्जेक्ट पर लिखेंगे तो सब्जेक्ट इसमें मीरा है, लिखेंगे मीरा, फिर मेरे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी विल लगेगी, सेल विल लगेगी, सेल बस आई और वी के साथ लगेगा, और बाकी सब के साथ क्या लगेगा विल ही लगेगा, होएगा मेरा विल, फिर लगेगा नॉट, जाने का हो जाएगा गो, गो कहाँ नहीं जाएगी कॉलेज, गो टू, क्यों नहीं जाओगी भाई थोड़ा पढ़ लिया करो, कॉलेज वॉलेज जाया करो, घर बैठ कर क्या करते हो, है ना। अब आगे देखते हैं, हम तुम्हें नहीं परेशान करेंगे, इसको पहचान कैसे करेंगे, गे आ रहा है, हाँ जी तो फ्यूचर टेंस है इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, परेशान नहीं करोगे, नहीं ये तो नेगेटिव सेंटेंस आ गया, ये तो अब तो ऐसे ही बनेगा, इसी रूल पर बनेगा, लिखेंगे हम का हो जाएगा वी, अब क्या लगेगा विल लगेगा सेल, वी आ रहा है जी तो सेल लगेगा, वी सेल, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वी सेल नॉट, फिर क्या करेंगे परेशान नहीं करेंगे, तो परेशान नहीं करेंगे क्या हो जाएगा डिस्टर्ब, वी सेल नॉट डिस्टर्ब, किसी ने परेशान करेंगे तुम्हें नहीं परेशान करेंगे, यू, तुम्हें क्या हो जाएगा यू, वी सेल नॉट डिस्टर्ब यू, ठीक है ना। अब ये हो गया इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए अब सब कुछ वही रहेगा, एक बार आप प्रेजेंट टेंस को पहचान गए तो अब सब कुछ आप सारे टेंस को जान जाएंगे। देखिए अब इसमें क्या होगा, सब पहचान वही रहेगी गागी गे, और लेकिन वाक्य के शुरू में क्या आएगा, क्या आ जाएगा डबल इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो रहेगा इसमें क्यू जो डब्ल्यू की फैमिली रहेगी सबसे पहले आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए क्या तुम मुझे अपनी किताब दोगी, अब इसको कैसे बनाने का तरीका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका होता है विल, देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क जो आता है ये डब्ल्यू की फैमिली, इसकी मीनिंग नहीं लिखी जाती है, ठीक है ना, इसमें डायरेक्ट क्या लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया जाता है, तो विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या तुम क्या है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन के साथ लगेगा विल, फिर तुमको हो जाएगा यू, फिर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दोगी देने का होता है गिव, गिव मुझे क्या होगा मी, गिव मी क्या है लड़की है, दोगी का मतलब हर बुक, अपनी किताब का मतलब हर बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हम पानी में तैरेंगे, गागी आ रहा है, हाँ जी फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्या आ रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या हम का क्या हो जाएगा वी, वी की क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब सेल, सेल वी, तैरने का होगा स्विम, कहाँ पर तैरेंगे पानी में, इन द वाटर,
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मनीषा तुम्हारे घर जाएगी? गागी की आ रहा है, हाँ गागी की आ रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। क्या आ रहा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको बनाएंगे। मनीषा क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ लगेगा विल, मनीषा का मनीषा हो जाएगा, विल मनीषा, जाने का हो जाएगा गो, किसके घर? तुम्हारे घर, यानी योर हाउस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी उसी प्रेजेंट डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही फ्यूचर का भी रहेगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसकी पहचान क्या रहेगी? बीच में कब क्यों कैसे यानी डब्ल्यू एस की फैमिली आएगी। और फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है? गागी गे आएगा। इसमें क्या है? पहला वाक्य देखते हैं तो हम तुमसे शादी क्यों करेंगे, अंत में गे आ रहा है, हाँ जी ये फ्यूचर टेंस है। अब ये क्या है? क्यों आ जा रहा है, तो हाँ डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है ना। अब इसको बनाने का तरीका वही है, डब्ल्यू की फैमिली प्लस विल और सेल यानी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो लिखेंगे क्यों की मीनिंग यानी डब्ल्यू की फैमिली तो वाई हो जाएगा, क्यों की मीनिंग हो जाएगी वाई। फिर इसमें सब्जेक्ट वाई क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हम है, हम के साथ क्या लगेगा? सेल, वाई सेल वी, मेन वर्ब क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी, फिर क्या है? मेन वर्ब क्या है? शादी करेंगे, शादी का क्या हो गया? वेड, वेड किसे करेंगे? तुमसे, वेड यू, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब दूसरा देखते हैं, तुम मेरी आज्ञा क्यों मानोगे, ठीक है ना। अब से पूछा जा रहा है कि तुम मेरी आज्ञा क्यों मानोगे। गागी की आ रहा है, फ्यूचर टेंस में बात की जा रही है, इंडिफिनिट टेंस है, और क्यों तो डबल इंट्रोगेटिव है, पहचान हो गई, हाँ जी यही नियम लगेगा। तो फिर लिखेंगे क्यों का हो जाएगा वाई। अब इसमें जो सब्जेक्ट है क्या है? सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के साथ लगेगा विल, विल, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा विल यू, फिर क्या लिखा जाएगा? मानोगे, माने आज्ञा मानना का क्या होगा? ओबे, ओबे मी, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए अब तीसरा है, आकांक्षा अपने मित्र के साथ क्या करेगी, ठीक है ना। इसकी पहचान गागेगी, हाँ जी फ्यूचर टेंस है, फिर क्या करेगी, क्या डब्ल्यू की फैमिली आ रहा है तो डबल इंट्रोगेटिव हो गया, बीच में आ गया, तब इसको इसकी मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे वाट, फिर क्या लिखेंगे? आकांक्षा, यहाँ देखेंगे ये सब्जेक्ट कौन सा है? आकांक्षा, आकांक्षा क्या है? थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा? विल, विल, फिर इसकी मीनिंग आकांक्षा की, सब्जेक्ट इसमें आकांक्षा है, आकांक्षा क्या करेगी? अपने मित्र के साथ क्या करेगी? करना का हो जाएगा डू, ठीक है ना, क्या करेगी। इसके बाद क्या आएगा? किसके साथ? अपने मित्र के साथ, क्या हो जाएगा? लड़की है तो हर, हर फ्रेंड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये इंडेफिनिट टेंस आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद।